This program is brought to you by Shawi Single Remedies, the best of homeopathy. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और ये है होमियो ऑनलाइन का सीज़न 4। इस सीज़न में हमने कुछ मुख्तलिफ किया, हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा डिफरेंट करें कुछ। ठीक है, हम देखिए अवेयरनेस तो क्रिएट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक भी होगी। ठीक है, हमारे प्रेजेंटर्स हैं HGH पाकिस्तान यानी डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड। सही है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। इन्होंने 35 साल दिए हैं होम्योपैथी को और इन्होंने काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं और होम्योपैथ मैगज़ीन में या एज़ अ एडिटर भी इन्होंने काफ़ी खिदमात की हैं। सो आइए इनसे बात करेंगे आज के उन्वान के ऊपर। आज का उन्वान बड़ा ही एक कहने के बहुत ज़रूरी उन्वान है और ख़ास तौर से लाहौर और कराची के लोगों के लिए ख़ास, क्योंकि आज का उन्वान है रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तनफ़ुसी अमराज़, सांस के मसले वो क्या होता है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने उन्वान सुना, ठीक है, सांस के मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या-क्या मसले हैं और आने वाले वक़्त के साथ इनमें क्यों इज़ाफ़ा हो रहा है? देखिए, ये मसला जो है सिर्फ़ कराची लाहौर का नहीं है, बल्कि इस वक़्त पूरी पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है। कोविड-19 आपको मालूम है किस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक अज़ाब बना था, हुँ, ये बनाया गया था। ऐसे ही ऐस अब हम तनफ़ुसी या रेस्पिरेटरी अमराज़ को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, एक अपर और एक लोअर। ठीक है। अपर से मुराद ये है कि आपकी नाक है, गला, हलक, हुँ, उसमें आपके टॉन्सिल्स वग़ैरह हैं। फिर नीचे जो है वो आपके फेफड़े हैं, लंग्स हैं। तो ये जो मसाइल हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारा माहौल है, हमारी ग़िज़ाएँ हैं, जो हम सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, फिर हम ये प्रॉब्लम में आते हैं। सीने के अमराज़ जो हैं वो इतने आम क्यों हो गए हैं? मतलब अगर हम देखते हैं बच्चों में भी हैं, बूढ़ों में भी हैं, मेरी ऐज के जो लोग हैं उनमें भी है, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सबसे बड़ा अहम मसला हमारे यहाँ है, वो है नेज़ल पॉलिप का या डीएनएस का डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, जिसमें नाक में गोश्त बढ़ जाता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इस वजह से नज़ले की शिकायत रहती है। सही। और ये सब में होता है, बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, मर्दों में, जवानों में, किसी भी ऐज में हो जाता है? किसी भी एज में हो जाता है। अच्छा, के बढ़ने से जो है वो फिर नज़ले की शिकायत बढ़ती रहती है। नज़ले की शिकायत फिर बढ़ती है तो उसके बाद फिर हमारे गले ख़राब होते हैं। गले ख़राब होने की एक वजह ये भी होती है कि नाक से आप साँस नहीं लेते, मुँह से साँस लेते हैं। जब मुँह से साँस लेंगे तो लाज़मी तौर पे हलक और टॉन्सिल मुतासिर होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है ना कि नाक से हवा जाएगी पीछे से होती हुई, फिर वो गर्म हो जाएगी, फिर हलक में आएगी, हलक से फेफड़ों में जाएगी। जब वो डायरेक्ट आप मुँह से साँस ले रहे होते हैं तो लाज़मी तौर पे वो फिर साँस ठंडी हवा जा रही होती है, फिर वो आपके गलों को ख़राब कर रही होती है। अच्छा, फिर यही हवा भी मसला बनती है, फिर वो जो बलगम आपका नज़ल डिस्चार्ज जो है वो आपके पीछे जा रहा होता है, तो वो उससे फिर वो लंग्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है सही। और वो हाज़मे पे भी असर डालता है। सही है। अच्छा, वो कौन-सी ऐसी आदत हैं जो हमारे लंग्स पे डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना इफ़ेक्ट कर रहा होता है? ज़ाहिर है हम बात करेंगे अभी आगे मज़ीद जो बीमारी है उसके ऊपर भी। लेकिन लंग्स कौन-सी ऐसी आदतें हैं जो हमारी कौम में या हमारी जनरेशन में लोगों को पड़ी हुई है, जिसकी वजह से लंग्स ख़राब हो रहे हैं? ठंडा-गरम, गरम-ठंडा, गरम पे से ठंडा ले लिया, ठंडे के ऊपर से गरम ले लिया, उसको गौर ही नहीं किया कि क्या है। इसी तरह एसी से एकदम हम निकल के गर्मी में आ गए, गर्मी से निकल के हम एकदम एसी में आ गए। अपने आप को हम जिस्म को हम नॉर्मलाइज़ होने नहीं देते और फिर उसके बाद ये होते हैं, तो हमारे ऊपर ये असरात होते हैं। ये तो शुक्र करें कि ये बहुत छोटे असरात होते हैं। इसमें हमें नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, निमोनिया इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसमें हम मर भी सकते हैं। मर आपने भी सुना सकते भी हैं। होगा कि सऊदी अरब में जब लोग हज उम्रे पे जाते हैं और गर्मी का सीज़न होता है, तो वहाँ पे बहुत से लोग जो लू से होते हैं, मुतासिर होते हैं और उम्रा कर रहे होते हैं, तो उसमें वो या सफ़े मरवा के चक्कर काट रहे होते हैं, उसमें उनको प्यास लगती है, फिर वो फ़ौरन ठंडा-ठंडा पानी पीते हैं। हालाँकि वहाँ पे गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, दोनों होते हैं। ठंडा यख़ पानी पी लेते ठंडा हैं। ही पानी पी लेते हैं।
तो जिससे वो फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है और फिर उसके बाद बाज़ औक़ात वो दिल काम करना छोड़ देता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि अब आपने एक कंडीशन बताई ये उम्रे के वक़्त में यहाँ पे पाकिस्तान में लड़के जिम वग़ैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना वर्ज़िश करने के बाद फ़ौरन ठंडा यख़ पानी आके पी लेते हैं। या खेल के आया है बच्चा बाहर से, तो उसमें भी ये सिचुएशन अप्लाई होती है। बिल्कुल सही ऐसे है, ही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही है? अच्छा डॉक्टर साहब निमोनिया और अस्थमा काफ़ी मरीज़ हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं और मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं भी इफ़ेक्टिव मतलब मुझे भी मसला शुरू हो जाता है, मौसम यहाँ तब्दील होता है, साँस चलनी शुरू हो जाती है। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नमूनिया और दमा दोनों तकरीबन थोड़े से मिलते-जुलते हैं, सिर्फ़ फ़र्क इतना ही होता है कि दोनों में साँस होता है, पसली चलती है, साँस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन नमूनिया के अंदर जो है बुखार भी हो जाता है और सीने में तकलीफ़ बढ़ जाती है। हुँ, कोविड-19 भी हमारा नमूनिया ही था, सही। जिसको हमने बढ़ा-चढ़ा के बहुत कुछ बयान किया। अच्छा ये इसकी 3 वजूहत मैं समझता हूँ कि हैं। सबसे पहली तो वजह वो वैक्सीन है बीसीजी की जो हम लगवाते हैं। सही। तो उसमें जो है वो हमारी इम्यूनिटी मुतासिर हो जाती है और फिर हम लाज़मी तौर पे नज़ला ज़ुकाम की शिकायत में रहते हैं, मुब्तला रहते हैं। हम सिर्फ़ माहौल को ही जो है ना वो नहीं कर डालेंगे या हम अपने खाने-पीने की आदत को, रहन-सहन की आदत को ही हम सिर्फ़ वो नहीं करेंगे, बल्कि इसमें ये वैक्सीन का भी अहम किरदार है। अहम किरदार है। क्योंकि देखें जितने भी आप मरीज़ देख लें, चाहे वो कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, जिन्होंने बीसीजी की वैक्सीन लगवाई हुई है, उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत लाज़मी रहती है। यही नज़ला ज़ुकाम की शिकायत की वजह से हमें दमे का मसला लाज़मी रहता है। और हम जो है समझ रहे होते हैं कि जी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से है या एलर्जी है। बेसिकली एलर्जी नहीं है, ये हमारी उसी चीज़ों का मसला है। फिर ये जो है जब हम सस्पेक्टेड हो जाते हैं यानी हम सेंसिटिव हो जाते हैं तो उसमें हमें वायरल भी अटैक कर रहा होता है, बैक्टीरियल भी अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि होम्योपैथी में इसका फ़ौरी इलाज है, रिलीफ़ है। दमा हो सही है। या निमोनिया हो, दोनों चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो मरीज़ की साख़्त, उसकी मिज़ाज, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट देखते हुए ये सब चीज़ें हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी मियाज़म देखते हैं, उसके बाद हम जब मरीज़ को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिक, हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक सवाल एक और कि अक्सर ऐसा होता है जिनको ये साँस का मसला होता है, रात में सोने की हालत में ये मैं इसलिए आपको बेहतर शायद बता सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है जब मौसम तब्दील होता है। सोने की हालत से अचानक बंदा उठता है, उसको साँस नहीं जा रही होती है, ठीक है? अब मुझे एक दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी, तो उसका ये है कि अगर मैं आधा चम्मच भी पी लूँ, तो फ़ौरन वो सेट हो जाती है। तो होम्योपैथी में कोई इस तरह की दवाई है जिससे फ़ौरन जो है ना इसमें रिलीफ़ आ जाए फ़ौरन-फ़ौरन? क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला हो जाता। बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज़ देखने की ये है कि ये हो क्यों रहा है मुसलसल, हुँ। ठीक है ना? आप म एक दफ़ा दवाई ले लेते हैं, सेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा हो जाते हैं। तो चीज़ ये है ना कि वो आपका नेज़ल सेप्टम जो है वो डेविएटेड है या नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है। अच्छा उसमें होता ये है कि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो फिर आप मुँह से साँस लेते हैं, मुँह से साँस लेते हैं तो वो मुँह खुशक हो जाता है। मुँह खुशक हो जाएगा तो लाज़मी तौर पे फिर साँस भी सही तरीके से नहीं आएगा और आपको घबरा के आपकी आँख खुल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे दम घुट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहला जो इलाज कराएँ वो उसका अपने नज़ल सिस्टम का और पॉलिप्स का इलाज कराएँ। सही, ठीक है। टीबी दोबारा क्यों फैलने लगा? हमने सुना था कि जो हमारे बानी पाकिस्तान है, उनको भी वो भी इस जहान-ए-फ़ानी से कूच कर गए टीबी की वजह से। तो अभी करंटली भी बहुत सारे केसेज़ सुनने में आ रहे हैं, टीबी फैल रहा है, टीबी फैल रहा है। क्यों? बिल्कुल, आप ये देखें टीबी फैल भी रही है, टीबी की दवाइयाँ भी बन रही हैं और टीबी के मुख्तलिफ सेंटर्स भी कायम हो गए हैं, ताकि वहाँ पे जाके आप उनका टीबी का इलाज कराएँ। इसकी वही बुनियादी वजह है। सबसे बुनियादी वजह हमारा वही बीसीजी का टीका है जो हम लगवाते हैं और जरासीम ने म्यूटेट कर लिया है, अपनी हैत तब्दील कर ली है। अब वो उस वैक्सीन पे वो काम नहीं कर रहा। अब हमें दूसरी वैक्सीन चाहिए या हम अपना इम्यूनिटी लेवल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वही अच्छा माहौल दें, ठीक है? साँस के अमराज जो हैं वो हमारी माहौलियाती आलूदगी की वजह से बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करें।
ठीक है? फिर उसके बाद हमारी दवाएँ हैं, हमारी ग़िज़ाएँ हैं, जिनको अगर हम कंट्रोल करें, तो कैसे नहीं ठीक होगा टीबी? घर में क्योंकि अब देखें एक्सडीआर टाइफाइड की तरह जो है वो एक्सडीआर टीबी भी हो गई है, यानी ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी। ठीक है। तो वो उसकी वजह बुनियादी यही है कि हमने बीसीजी के टीके लगवा दिए हैं और लगाने के बाद फिर वो भी प्रॉब्लम हो रही हैं और आगे फिर चल रहा है। हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम जितनी भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम की कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं कि इनके बाद हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ये हमें स्टडी करनी चाहिए, ये हम नहीं कर रहे। ये हम नहीं करें। डॉक्टर साहब एक और चीज़, अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को ये मर्ज़ होता है टीबी का, तो उनके जो घर वाले हैं, जो उनके साथ उठने-बैठने वाले हैं, वो क्या-क्या एहतियात करें? क्योंकि ये लगती है, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल लगती है। एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है, मरीज़ छींकता है, खाँसता है, थूकता है, तो उसके ज़रिए से ये फैलती है। उसके जो भी अखराजात हैं, तो उससे वो टीबी फैलेगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेफ़िनेटली मरीज़ को आइसोलेट करें, उसके अखराजात को जो है वो सही तरीके से तल्फ़ करें, डिस्पोज़ करें, ताकि जो है वो दूसरों को इन्फेक्ट का बाइस ना बने। इसमें डीटीटी है, डेटॉल वग़ैरह इस तरह की चीज़ें हैं, जो आप इस्तेमाल करें ताकि वो जरासीम से आगे मत नहीं फैले। ओ और फिर उसके बाद जो है वो इसमें जो है ग़िज़ा इला का इलाज ये है कि आप प्रोटीन डाइट का आपने इज़ाफ़ा करना है। प्रोटीन डाइट, हाँ, ठीक प्रोटीन है, डाइट और वो कौन-सी डाइट है, या तो बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त। गाय का गोश्त, ठीक है। और वो कहते हैं कुछ हमें डॉक्टर्स ही कहते हैं कि बड़े का गोश्त अवॉइड करो, मतलब गाय का गोश्त। तो अगर प्रोटीन इनटेक हमने करना है, तो हम और क्या, हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, इसमें मैंने बड़ी अच्छी तहकीक करी है, स्टडी करी है कि जो हमारे यहाँ 2 हैं, एक तो डॉक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि बड़ा का गोश्त इस्तेमाल ना करो। एक हमारे यहाँ कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कहती हैं कि नहीं, गाय का गोश्त तो गुरबा खाते हैं, हम तो बकरे का गोश्त खाएँगे, ठीक है? तो ये मैंने इन सब चीज़ों पे तहकीक की। मैं गुज़िश्ता समझ लीजिए कि 50 साल से हुँ, गाय का गोश्त खा रहा हूँ और खिला रहा हूँ। सही, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मेरा मसूड़ा नहीं सूजा, कोई पाइल्स नहीं हुए, ना मेरे बच्चों को, ना मेरी फैमिली में किसी को। हम खा रहे हैं। अच्छा, हम खाते किस तरीके से हैं? आम पका के, कीमा पका लिया या कोई और चीज़ पका ली। यानी वो जो हम खाते हैं ना कबाब में, टिक्कों में, ये चीज़ें गलत हैं। नहारी है, ये चीज़ें गलत हैं। बिरयानी है, ये चीज़ें गलत हैं, इसमें मसाले हैं। इसमें मसाले, तेल, बाकी हाँ, चीज़ों का भी। घर में आप बना के सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें, फिर देखें इंशाल्लाह सही रहेंगे। कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, कोई यूरिया नहीं बढ़ेगा, कोई क्रेटिनाइन नहीं बढ़ेगा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका, सब सही रहते हैं। सही, ठीक है, क्योंकि इस प्रोटीन का जो है ना, रेड रेड मीट जो है, इसमें सबसे ज़बरदस्त प्रोटीन होती है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे अगर आती है तो फ़िश है। सही। फ़िश भी कोशिश करें कि मीठे पानी की हो, क्योंकि वो समंदर पानी की पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसी-कैसी आ जाती हैं। बहरहाल अल्लाह हम पे रहम करे और हम अपने आप पर रहम करें कि हम जो है लोगों को अच्छी चीज़ और अच्छी चीज़ें और अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड करने के काबिल बनें और उनको दें। बस डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि बस आप ये एक चीज़ इस पे बस वो कर दें कि जितनी भी साँस से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उन सारी चीज़ों का जो की दवाइयाँ हैं, वो होम्योपैथी में मौजूद हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चंद दवाइयों के नाम भी आपके सामने दे रहा हूँ। क्नाइट है, बेलाडोना है, ब्रानिया है, ड्रोसेरा है, एपिकॉक है, ऑरम ट्राइफोलियम है, मर्कसॉल है, मर्क आयोडेटस रुब्रम है, मर्क आयोडेटस फ्लेवेटस है, स्पॉन्जिया है, एंटमटार्ट है, एपिकॉक है। तो ये सारी ट्यूबरक्लाइनम है, फेफड़ों की टीबी के लिए है, और बेसिलिनम है, और फेफड़ों की कमज़ोरी के लिए जिसको एम्फाइज़ीमा भी कहते हैं, स्पाइडोस्पर्मा है, ये हमने कोविड में भी लोगों को इस्तेमाल कराई है, फास्फोरस है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दवाइयाँ हैं, नाम मैंने लिए हैं, दवाइयों के पोटेंसीज़ नहीं बताई हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि ताकि लोग जो हैं वो डॉक्टर से मिलें, मशवरा जो करें करें। और उसके बाद फिर करें। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, ठीक है? हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि आप लोग को अवेयर करें। भई देखिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सही है? बट उन्होंने बेशक दवाइयों के नाम बताएँ, लेकिन पोटेंसीज़ डिफरेंट होती हैं, सिनेरियोज़ हो सकता है आप लोग के ऊपर अलग जो एम्प्लॉयी हों, जो बर्गर अवाम है, उनके लिए मैं थोड़ी-सी अंग्रेज़ी में भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, सही है?
सो ये कि अपने इलाके मोहल्ले के जो डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड हैं, मेक श्योर करिएगा सर्टिफाइड हों, उनसे जाके कंसल्ट करें, रुजू करें उनसे, और ताकि वो फिर आपको उस हिसाब से आपके केस को वो डील करेंगे। सो ये है मेरा आज का आखिरी शो, सही है, आज का नहीं, ये इस सीज़न का आखिरी शो है। होमियो ऑनलाइन सीज़न 4 का ये लास्ट शो है, और डॉक्टर साहब मैं आपको मिस करूँगा। इंशाल्लाह अगले साल हमारी फिर मुलाकात होगी दोबारा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे आप बताएँ, आपको मज़ा आया? नहीं, माशाल्लाह, बस ये कहूँगा कि पैवस्त शजर से उम्मीदें बाहर रख। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, इसका मतलब मैं उनसे ऑफ रिकॉर्ड पूछूँगा, डॉक्टर साहब लेकिन मैं आपको मिस करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे याद करेंगे। आई मिस यू टू। थैंक यू, थैंक यू। और ये शो जो है ये पेश किया है एचजीएच पाकिस्तान ने, डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड ने। हमारा मकसद था इस शो को करने का कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। हमारी सोसाइटीज़ में काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, और हर किस्म की आवाम है, तो उनको अक्सर जो है ना गाइडलाइंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। तो सोशल मीडिया आजकल की पावर है, और उसी के ज़रिए से एचजीएच पाकिस्तान आपको अवेयर करने के लिए ये शो लेकर आई है। ये इसका 14 सीज़न था, लास्ट शो। फिर से मिलेंगे अगले साल। अल्लाह हाफ़िज़।